सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसमें जो मेन 3 हम पढ़ेंगे दैट इज़ मैनिटोल, ग्लिसरॉल एंड आइसोसोर्बाइड यूरिया। इनका फंक्शन क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की, कि ये जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इनका रीअब्जॉर्बेबल है 0%, ऑलमोस्ट 0, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, ये वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर खींच लेते हैं। अब ये तो कहाँ पे है, ल्यूमेन में होंगे। अब मान लो ये सोल्यूट है, कोई स्पॉन्ज है, तो वाटर इसके आसपास लग जाएगा और ये रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे क्या ये कॉज करेंगे, डायूरेसिस कॉज करेंगे अपने साथ साथ। तो दिस इज़ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इन तीनों के अलावा ग्लूकोज भी है जो डायूरेसिस कॉज कर सकता है, लेकिन हम उसको क्लिनिकली यूज़ नहीं करते हैं। वो जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया होती है उनके पेशेंट्स के अंदर अपने आप ही ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो जाती है। अब ये जो मैनिटॉल है ये बहुत ही पुअरली रीअब्जॉर्ब होती है जीआई ट्रैक्ट में से। तो अगर हम लोग इसको ओरली इंजेस्ट करते हैं तो जीआई ट्रैक्ट में से एब्जॉर्प्शन पुअर होती है। एब्जॉर्प्शन पुअर होगी मतलब कहाँ पे जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगर वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे वो अपना फंक्शन करेगा। वहाँ पे फंक्शन करेगा मतलब क्या करेगा, वो ऑस्मोटिक डायरिया कर देगा अगर जीआई ट्रैक्ट में गया। इसीलिए हम इसको ओरली नहीं, अगर हम उसको आईवी के थ्रू देते हैं, इंट्रावीनसली देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर। और अगर वो ब्लड के अंदर चला गया तो दैट इज़ कि वो किडनी के अंदर जाएगा, और किडनी के अंदर फिर वो क्या कॉज करेगा, ऑब्वियसली यूरिन ज़्यादा बढ़ाएगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो वो ऑस्मोटिक डायूरेसिस कर देगा। ओरली रीएब्जॉर्ब नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता ब्लड में, जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता मैनिटॉल, इसलिए जीआईटी से वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंटेस्टाइन में और वहाँ से वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज करेगा। इसीलिए हम आईवी देते हैं। अब इसके यूजेस कुछ देख लें तो पहला यूज़ है कि वो डिक्रीज़ करेगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्यों, ऑब्वियसली वो डायूरेसिस कर रहा है, वो फ्लूइड के वॉल्यूम को कम कर रहा है, तो दैट इज़ कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाएगा। सेम रीज़न डिक्रीजेज द इंट्राओक्युलर प्रेशर। थर्ड है कि वो यूरिन वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ज़्यादा एक्सक्रीशन कर रहा है। ये किस केस में हो सकता है, पॉइजन्स या टॉक्सिन्स के केस में। इनके केस में क्यों, जैसे कि कोई भी टॉक्सिसिटी हो गई है तो ये यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, पॉइजन टॉक्सिन्स को निकालते हैं। जो टॉक्सिसिटी हो जाती है जैसे कि सिस्प्लैटिन, कोई भी मेटल की टॉक्सिसिटी हो गई, तो उनको रिमूव करने के लिए यूरिन के वॉल्यूम को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए हम क्लिनिकली इसे दे सकते हैं। कई बुक्स में लिखा होगा कि ये हाइपोनेट्रीमिया करेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियली करता है हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोकैलीमिया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से डायूरेसिस, मैसिव डायूरेसिस होती है तो उसके साथ साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो जाता है। लेकिन विद टाइम क्या होता है कि इतना लॉस हो जाता है कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। अब डिहाइड्रेशन की कंडीशन जब आ गई ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि वाटर निकल गया है बॉडी से, तो वाटर इज़ वेरी लेस। अब जितना भी सॉल्यूट वहाँ पे है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है क्योंकि डायूरेसिस हो गई है, तो इसीलिए इट विल कॉज हाइपरकैलीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। एक और केस दे देते हैं हाइपोनेट्रीमिया का, जो कि रीनल इम्पेयरमेंट में स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं। क्यों रीनल इम्पेयरमेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, क्योंकि मैनिटॉल ने किडनी से एक्सक्रीट होना है, लेकिन अगर रीनल इम्पेयरमेंट है तो ये एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो बॉडी के अंदर मैनिटॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब एक्सेसिव मैनिटॉल होता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि सेल है, ठीक है, सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर मान लो ये सेल है, सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, तो ये वाले एरिया में जहाँ पे पानी कम था क्योंकि डायूरेसिस हो चुकी है, अब यहाँ पे वाटर जो है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट्स हैं इन कंपैरिजन उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्यों, क्योंकि वाटर आ चुका है, सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। सॉल्यूट्स उतने ही हैं, लेकिन बिकॉज वाटर जो है सेल से भी निकलना शुरू हो गया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो दैट विल कॉज हाइपोनेट्रीमिया। नॉर्मली ऐसा नहीं था, नॉर्मली क्या था कि इंटरस्टिशियम में से वाटर का लॉस हो गया था, वाटर कम था, उसकी वजह से सॉल्यूट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बढ़ गई थी क्योंकि वाटर कम था, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमने बोला हाइपरनेट्रीमिया हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हम सेल के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, तो जब पानी सेल के अंदर से निकल के ये वाले एरिया में आ जाएगा तो अब सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हम लोग कभी ये यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। तो सबसे पहला है हेड इंजरी। हेड इंजरी में हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सेल जो है वो रप्चर हो गए हैं। अब जो सेल मान लो रप्चर हो गए तो इसके अंदर मैनिटॉल चला गया। अब वही सेम कंडीशन अगर सेल के अंदर मैनिटॉल चल जाए तो क्या होगा, तो वाटर जो है अब सेल के अंदर आ जाएगा,
तो उस केस में क्या होगा, हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। हम लोग पहले क्या करते थे, जब हेड इंजरी नहीं थी इसी कंडीशन को रिजॉल्व करते थे, क्योंकि मैनिटोल तब इधर होना था, लेकिन अब मैनिटोल अंदर जा चुका है, इसीलिए अंदर जाने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो इंक्रीज़ कर रहा है। सेकेंड, रीनल फेलियर, वही हमने बोला रीनल फेलियर में जो हमने यहाँ पे कंडीशन की कि मैनिटोल की एक्सक्रीशन ही नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए मैनिटोल का एक्सेस हो जाएगा बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सेल के अंदर में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो तब क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एडिमा। एडिमा में भी सेम यही वाले रीज़न की वजह से कि वो वाटर को इंटरस्टिशियम में लेके आएगी। ऑलरेडी इंटरस्टिशियम में पानी भरा हुआ है, एडिमा हो चुका है, तो मैनिटोल और क्या करेगी, सेल के अंदर से इंटरस्टिशियम में पानी ले आएगी, तो दैट विल एडवर्स इट इफेक्ट। So this was about osmotic diuretics. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.